उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं अलग अलग क्षेत्रों की हस्तियों से और आज फिल्मी दुनिया की एक बड़ी हस्ती हमारे साथ है। इनका नाम अपनी पहली फिल्म में तो अजय साहनी था जो संजीव कुमार ने रखा था और बाद में ये कहलाए परीक्षित साहनी। ये नाम साहित्य की दुनिया की एक बहुत बड़ी हस्ती ने रखा था। क्या किस्सा था इस नाम का वो आप इसी प्रोग्राम में सुनेंगे। तो चलिए परीक्षित साहनी से निमि मिश्रा की इस बातचीत का पहला भाग सुना जाए। सभी श्रोताओं को नमस्कार। कार्यक्रम में हम स्वागत करते हैं एक ऐसे कलाकार को जो लंबे समय से हमारे आसपास बने हुए हैं। कभी छोटे पर्दे के लंबे धारावाहिकों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाकर परिवार का हिस्सा बन जाते हैं, तो कभी सिनेमा के रुपहले पर्दे पर अपने किरदार को जीवंत कर हमें प्रभावित करते रहते हैं अभिनेता परीक्षित साहनी। परीक्षित जी नमस्कार। नमस्कार सब श्रोताओं को मेरी तरफ से नमस्कार, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं? बड़ी खुशी हुई कि आपके साथ चंद बातें करने का मौका मिला है। मैं सोच तो रही थी परीक्षित जी कि आपसे आपके अभिनय के बारे में बचपन से सवाल पूछूंगी। उस बात को शुरू करने से पहले मैं आपसे काफ़ी साल बाद मिल रही हूँ। एक बार विविध भारती के लिए हमने लंबी बातचीत आपसे की थी और आपने जी, याद है। हाँ याद है ना। तो पर आप बिल्कुल उसी जगह रुके हुए हैं। आई शुड बी बिकमिंग बेटर और इम्प्रूविंग। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ, थोड़ा सा आगे बढ़ूँ। उस तरह आप बहुत आगे बढ़ गए हैं, पर आपकी पर्सनैलिटी जो है, आपकी फिटनेस जो है वैसी की वैसी बरकरार है। तो कुछ तो हमारे श्रोताओं को बताइए। इसमें आई डोंट नो, फिटनेस का तो मुझे कुछ पता नहीं है, मगर ये है कि कलाकार के लिए मैं समझता हूँ सबके लिए थोड़ा बहुत अनुशासन बहुत ज़रूरी है, फिट रहना बहुत ज़रूरी है, ख़ास तौर से कलाकार के लिए, क्योंकि हमारा काम इतना आसान नहीं है। मैं उतना फिट नहीं जितना लगता हूँ, मगर हाँ तो थोड़ी सी अभी मुझे भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, मगर कोशिश करता हूँ। आप यकीन मानिए, मैं अचंभा है मुझे कि रोज़ सुबह हमारे पिताजी बलराज साहनी साहब नियमित तौर पर घर से निकल के कोई 6:30 बजे से तकरीबन 1.5 घंटा हमारे जुहू बीच के एक कोने से दूसरे बीच तक स्विमिंग करते थे, व्यायाम करते थे और यही कहते थे मुझे कि दोस्त, ज़िंदगी में कामयाब होना है तो थोड़ा बहुत सेहत का ख्याल रखो, ये पेट वेट अंदर करो और अच्छे हैबिट्स होने चाहिए। अच्छा, फिर मैं अपनी बात पर आती हूँ। बचपन से शुरू करते हैं जी। आपकी पहली फिल्म जो थी बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट, वो थी धरती के लाल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तब मैं तकरीबन मेरे ख्याल में 4 साल का था, कम याद है मुझे। वो के अब्बास साहब की फिल्म थी और आजकल तो वो आर्काइव्स में है, उसको बहुत ही एक ऐतिहासिक फिल्म समझा जाता है, हालांकि बहुत कम लोगों ने देखी है। वो बनी थी उस दौर पर जिस ज़माने में पिताजी बड़े मसरूफ़ थे और बड़ी प्रगतिशील फिल्म थी वो। और मैं यूं ही, मुझे लगता है कि अपना शूटिंग देखने गया था तो उनका कोई बच्चा आने वाला था शूटिंग के लिए, वो आया नहीं, तो मुझे देखा एक कोने में, तो कहा पकड़ो यार इसको, कपड़े पहनाओ और डायलॉग बता दो। तो एक डायलॉग था कि पापा घर में नहीं है, ऐसा ही कहना था, एक लाइन कहनी थी, उसकी भी मुझे लगता है कि 36-40 रीटेक हो गए। बहुत मुश्किल काम लगा मुझे ये, और मैंने उसी वक्त ठान लिया था कि कुछ भी करूंगा ज़िंदगी में, मगर मैं ये एक्टिंग नहीं करूंगा क्योंकि बड़ा मुश्किल काम है। 4 साल के बच्चे के लिए मुश्किल था मैडम। है क्या कि एक तो वो कैमरा उस वक्त मुझे बड़ा एक अजीब सा लगा कि मेरी तरफ घूर रहे सारे 30-40 लोग घूर रहे हैं मेरी तरफ। फिर वो लाइटें जो ऑन हो गई, ज़माने में एसी वगैरह एयर कंडीशनिंग थी नहीं, वो भी थोड़ा सा परेशान कर रही थी मुझे। और फिर एक चीज़ बार बार करना, मुझे लगा यार ये क्या काम है। मेरी यही ख्वाहिश थी कि पिताजी कभी ये काम सीरियसली न लें, क्योंकि ये उनकी तकरीबन पहली फिल्म थी। मगर अभी देखिए ना, समझ लीजिए कि जो लिखा होता है नसीब में वही हो जाता है। अब उस फिल्म के बाद पिताजी किन बुलंदियों तक पहुँच गए वो तो आप जानते हैं। और हालांकि मैंने भी पूरी कोशिश की कि एक्टर ना बनूं, क्योंकि मैं गया था रूस फिल्म डायरेक्शन सीखने और 5-6 साल का कोर्स करके आया। तब भी देखिए जो लिखा होता है, तब भी घूम फिर कर मैं इसी लाइन में आ गया और सक्सेसफुल है। वो तो देखिए, सक्सेस और नाकामयाबी कामयाबी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। कहीं कहीं मैं बड़ा नाकामयाब रहा हूँ और कहीं कहीं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ख़ास तौर से दर्शकों का, उन्होंने मुझे
बड़ा सहारा दिया और कहीं कहीं सफल भी हुआ। 2-4 ऐसी फिल्में की, सीरियल किए जिनमें मेरी सराहना की लोगों ने। तो कामयाबी नाकामयाबी के बारे में मैं ज़्यादा सोचता भी नहीं, मैं ईमानदारी के बारे में सोचता हूँ। बहुत अच्छी बात कही। पिताजी ने कहा था, बेटा, मैंने उनसे एक बार पूछा था कि डैडी मैं तो डायरेक्टर बनना चाहता था, पवित्र पापी का स्क्रिप्ट लिखा है, मैं डायरेक्ट करना चाहता था, आप मुझे एक्टर बना दिया, मैं क्या करूं, मैं जानता नहीं हूं एक्टिंग, तो आप सिखाइए। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा था, मुझे करीब ले आए अपने और कहने लगे, बेटा देख, याद रख, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बन जा और एक्टर खुद ब खुद बन जाएगा। क्या बात। और ईमानदारी सीख, कैमरे के सामने कहीं भी झूठ नहीं बोलना। जब तक पूरी तरह से तैयार न हो जाओ, जब तक से तुम मुतमईन न हो जाओ कि ये मैं शॉट के लिए तैयार हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसे हूँ, कौन सा शॉट दे रहा हूँ, तब तक शॉट मत दो। ये ईमानदारी जो काम की है, बस उसी की कोशिश कर रहा हूँ। और आर्टिस्टों में उनके सामने कुछ भी नहीं, उनके घुटनों तक नहीं आता। तो आप पिताजी को याद कर रहे हैं, तो एक गाना आपकी पसंद का, पिताजी की फिल्म का हो या आपकी फिल्म का हो, आप हमारे देखिए, पिताजी के गाने जो आज तक लोग गा रहे हैं और उनसे मैं निजी तौर पर बड़ी प्रेरणा हासिल करता हूँ। एक उनका जो गाना है वो ख़ास तौर से मेरे दिल को बहुत छूता है और वो है मेरे प्यारे वतन। वो उनकी मैं समझता हूँ सबसे बेहतरीन फिल्म थी काबुली वाला। बड़ा मुश्किल रोल था, कई बार बेचारे रोते रोते घर आते थे, कहते थे यार मैं तुम्हें कैसे बताऊँ कितना मुश्किल है ये रोल, इतनी यातनाओं का सामना करना पड़ रहा है मुझे। मगर ये गाना जो है ये मेरा बड़ा पसंदीदा गाना है और मुझे आशा है कि लोगों को पसंद आएगा। बिल्कुल सुनते हैं। मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे प्यारी सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान। माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, माँ का दिल बन के कभी सीने से लग जाता है तू, और कभी नन्ही सी बेटी बन के याद आता है तू, जितना याद आता है मुझको उतना तड़पाता है तू, तुझ पे कुर्बान, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी आबरू, तू ही मेरी जान है मेरे प्यारे वतन है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान।
अच्छा, आपके बचपन की बात हो रही है तो पहली फिल्म तो धरती के लाल, फिर आप पर एक गाना फिल्माया गया, वो भी बचपन की बात थी, बचपन के दिन भुला ना देना। हम लोग रहने वाले हैं रावलपिंडी के और 1947-48 में बंटवारा हो गया और हम सबको भागकर वहाँ से निकलना पड़ा। जब हम हिंदुस्तान पहुँचे मैं तो बहुत ही छोटा था, तो पिताजी को चेतन आनंद साहब ने कहा कि तुम अच्छे दिखने वाले ठीक हो यार, तुम आ जाओ, मैं तुम्हें एक्टर बनाता हूँ। हालांकि उनको भी बिल्कुल शौक नहीं था एक्टर बनने का, वो टीचर बनना चाहते थे, प्रोफेसर बनना चाहते थे, लिखते थे बहुत अच्छा। तो वो बम्बई आए तो उस जमाने में लोगों को इसका इल्म नहीं है कि ऐसे बुरे दिन देखने पड़े जो कि भगवान करे किसी को न देखने पड़े। सब कुछ लुट गया था, सब कुछ रह गया था उस मुल्क में जो अब पाकिस्तान कहलाता है, जिसे हम अपना मादर वतन समझते थे, और चने चबाने पड़े, खाने को घर में नहीं था और बहुत ही बुरे हालात थे। पिताजी के पास बस में जाने के लिए पैसे नहीं थे, पैदल दादर तक जू से जाया करते थे। एक बार तो चर्च गेट गए पैदल किसी प्रोड्यूसर को मिलने, यकीन मानिए अब मैं कोशिश करूं तो आज नहीं कर सकता वो। तो उस जमाने में किसी ने दीदार फिल्म दी, कहा उनको कि अपने बच्चे को इसमें काम कराओ। मुझे याद है मुझे 1000 रुपये मिले थे। तो वो शूटिंग की मैं जानता नहीं था एक्टिंग चीज़ क्या है, और जैसे कि मैंने कहा मुझे वैसे कुछ ज़्यादा शौक भी नहीं था इस काम का, बड़ा मुश्किल था। उसमें मुझे याद है कि काफ़ी मतलब तूफ़ान और ऐसे बिजली कड़कती थी और ऐसे सीन थे, और पिताजी एक दिन आए सेट पे और बड़ा उन्होंने नितिन बोस को बहुत झाड़ा कि क्या कर रहे हो मेरे बेटे के साथ, निकालो, मैं नहीं काम करवाऊंगा उसे। मगर वो मजबूरन कराना पड़ा। उन्होंने गले लगा के मुझे कहा बेटे माफ़ कर दे मुझे, मगर तू अब बहुत बड़ा हो गया है बेटा, मैं तब था कोई 5-6 साल का। कहने लगे अभी तू कमाई कर रहा है यार हमारे लिए, तेरे दम पे जी रहे हैं हम, वाह आई एम प्राउड ऑफ यू, फख्र है मुझे तुम पर। तो वो 1000 रुपये से तकरीबन 3-4 महीने उस जमाने में जिए। तो वो पहली फिल्म थी और उसमें ये गाना था, और मुझे याद है कि ये तबस्सुम थी उसके, तबस्सुम थी आपके मेरे साथ। ग्रेट एक्ट्रेस यार, बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी वो। और मुझे याद है पागल हो गए बेचारे कैमरामैन, क्योंकि ना मुझे लिप सिंक मालूम था, ना पता था कौन सा गाना है, क्या कहना है, कब कहना है। तो मर के बेचारे मेरे ख्याल में 8-10 दिन लगाए थे उस गाने के लिए। मगर आई लाइक दैट सॉन्ग और लोगों को पसंद आया, पिक्चर बहुत हिट हुई। मैं बचपन के दिन भुला ना देना, तो मैं भूला नहीं अपने बचपन के दिन। बिल्कुल, और कैसे भूल सकते हैं। ओ बचपन के दिन भुला ना देना, ओ बचपन के दिन भुला ना देना, आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना।
अच्छा, हम बचपन के दिनों की याद कर रहे हैं, तो शांति निकेतन की आपको कुछ यादें हैं? पिताजी और माताजी हमारे शांति निकेतन में तब थे जब मैं पैदा नहीं हुआ था। अच्छा। उनके शांति निकेतन के भ्रमण के बाद मैं पैदा हुआ हूँ। सुना तो बहुत है। पिताजी एक इनकलाबी किस्म के आदमी थे। उनकी धारणा थी कि कॉन्फॉर्मिटी इज मीडियोक्रिटी। इंसान अगर वही करता जाए घिसी पिटी बात जो उसके पूर्वज करते आए तो वो कहीं नहीं पहुंचता, कुछ नया करना चाहिए उसे। भीड़ से अलग। हाँ, भीड़ से अलग, मुख्तलिफ। हमारे दादाजी को खास प्यार था पिताजी से, मुझे याद है। और दादाजी बैंक के चेयरमैन थे, बहुत बड़े शख्स थे। उनकी बड़ी ज़मीनें जायदाद थी रावलपिंडी में। मगर पिताजी वो सब छोड़ के, उनके दिमाग में आया तो अभी अभी नई शादी हुई थी, वो हमारी माताजी को लेके चले गए शांति निकेतन टैगोर साहब के साथ काम करने। वहाँ पे प्रोफेसर बन गए। जी हाँ। तो वहाँ जैसा कि उन्होंने मुझे बताया और अपनी किताबों में लिखा है कि टैगोर साहब को उनसे बहुत मोहब्बत हो गई इन दोनों से, क्योंकि उनको अच्छा लगा कि एक रावलपिंडी दूर दराज इलाका है, वहाँ से एक आदमी बंगाल आया है मेरे साथ काम करने के लिए। और दोनों बड़े खूबसूरत थे और उन्होंने ख़ास ख्याल रखा उनका। माताजी उस वक्त उन दिनों में, जैसा कि मुझे बताया जाता है कि वो गर्भवती हो गई, उन्होंने इरादा किया कि वो बीए का इम्तिहान देंगी। जी हाँ। जब 5-6 महीने हो गए तो एक दिन गुरुदेव टैगोर ने उनसे कहा कि देख बेटा, अब तेरा इम्तिहान आ रहा है बीए का, तो अब तेरे कोख में जो बच्चा है वो भी तो इम्तिहान दे देगा, तो वो भी तो पास हो जाएगा। अगर तू पास हो गई तो वो भी तू परीक्षित हो जाएगी, और वो भी उसका परीक्षा भी पास हो जाएगी, तो उसका नाम भी परीक्षित रखना। तो ये दरअसल नाम मैंने सुना है कि मुझे टैगोर साहब ने दिया था। तो उसके बाद फिर वो आई, रावलपिंडी आए, और तब मैं पैदा हुआ। और उसके बाद वो चले गए, बिल्कुल 6 महीने के अंदर अंदर वो चले गए लंदन। वहाँ पे उनको काम मिल गया था BBC में। और वो भी अजीब बात थी, क्योंकि उस ज़माने में जंग छिड़ा हुआ था, दूसरा महायुद्ध, और लोगों ने कहा था मत जाओ क्योंकि बहुत कत्लेआम हो रहा था, लंदन पे बम गिर रहे थे। मगर जैसा कि मैंने कहा, पिताजी इनकलाबी, हमेशा सामना करना है खतरों का, और करना वही है जो लोग जिसके खिलाफ है, जिससे डरते हैं करने जिससे लोग डरते हैं, कतराते हैं। वो जिस कॉन्वॉय में जहाज़ों के गए इंग्लिस्तान, वो तकरीबन 10-15 जहाज़ों का था। कॉन्वॉयज़ में जाते थे ताकि अगर एक जहाज़ को कुछ पनडुब्बी डुबा दे जर्मन्स की, तो दूसरे सहायता करें। मुझे बाद में उन्होंने बताया कि वो गए और उसमें से चंद ही जहाज़ वहाँ पहुँचे, बाकी सबको डुबा दिया गया। मगर ये कहानी है शांति निकेतन की। अब इस बात पे एक गाना सुन लेते हैं आपकी पसंद का, फिर आपके नाम के बारे में मुझे और भी बात करनी है। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। तो देखिए, ऐसा है कि पिताजी वापस आकर भी उन्होंने ऐसा काम किया जो हमारे पूरे ख़ानदान की नज़रों में गलत काम था। एक्टिंग फिल्मों में आ गए, जो कि हमारे दादाजी समझते थे कि बहुत ही मनहूस काम है। मगर देखिए, अपने पिता की आशाओं और आकांक्षाओं पर खरा उतरना बहुत ज़रूरी होता है, और आखिर में वो खरे ही उतरे। तो उनकी एक फिल्म है एक फूल दो माली, उसमें एक गाना है जो मैं सुनता हूँ और प्रेरित होता हूँ, और वो हर रोज़ सुन के मैं यही सोचता हूँ कि मैं भी खरा उतरूं उनकी आशाओं और आकांक्षाओं पर। और वो गाना है मेरा नाम करेगा रोशन। सुनते हैं गाना। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। कब से तरस रहा था मेरे आंगन में कोई खेले, नन्ही सी हंसी के बदले मेरी सारी दुनिया ले ले। तेरे संग झूल रहा है मेरी बाहों में जग सारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम
नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। तू मिला तो मैंने पाया जीने का नया सहारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मेरे बाद भी इस दुनिया में जिंदा मेरा नाम रहेगा, जो भी तुझको देखेगा तुझे मेरा लाल कहेगा, तेरे रूप में मिल जाएगा मुझको जीवन दोबारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। तुझे सूरज कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा। मैं आपके नाम के बारे में और भी जानना चाहती थी, क्योंकि अजय साहनी भी आपका नाम था। देखिए, ये भी एक अजीब और गरीब कहानी है। जब मैं अनोखी रात में काम किया जी, तो मेरा एक्टर बनने का कोई इरादा था ही नहीं। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखा था जिसका नाम था पवित्र पापी। 2 साल बैठ के लिखा था मैंने रूस में। पिताजी की ख्वाहिश थी कि मैं उसे डायरेक्ट करूं, और मैं तैयार होकर जब आया हिंदुस्तान के तौर तरीक़ों से, ख़ास तौर से फिल्मों में जैसे फिल्में बनाई जाती हैं, वो उनसे मैं वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि मैं 6 साल रूस में और यूरोप में रह के आया था। तो थोड़ा थोड़ा अजनबी से महसूस कर रहा था। और पिताजी ने कहा कि यार, मुझे वो असीत सेन साहब ने एक फ़िल्म ऑफ़र की, अनोखी रात। तो मैंने सोचा यार चलो। डैडी ने कहा यार काम कर लो, तुम्हें थोड़ा समझ जाओगे कि हिंदुस्तान में काम कैसे होता है। तो उस दौरान मुझे मिले, हमारे बहुत ही अजीज़ दोस्त बन गए। वो मेरे भाई के समान था, संजीव कुमार जी, हरी भाई जरीवाला। तो जब फिल्म बन रही थी तो बड़ी मदद की उसने मेरी, क्योंकि मैं नया नया था, मुझे हिंदी अच्छी तरह आती नहीं थी। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि यार तुम अपना नाम, तेरा बड़ा पेचीदा है, कोई याद नहीं रखेगा। मैं अपना नाम अजय रखना चाहता था, तो तू अपना नाम अजय रख ले। तो मैंने कहा यार ये अजय तुम रखो या गधा रखो या लंगूर रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मेरी तो ये पहली और आखिरी फिल्म है, इसके बाद तो मैं काम ही नहीं करूँगा। तो रख दे यार, जो बोले इनको बोल दे एक टाइटल में लगा दे। तो उन्होंने अजय साहनी लगा दिया। और पता नहीं अभी दुर्भाग्यवश कहूँ या सौभाग्यवश कहूँ, फिल्म बहुत ही सुपरहिट हो गई। इतनी सुपरहिट के लोगों ने, जिस प्रोड्यूसर के लिए मैंने पवित्र पापी डायरेक्ट करनी थी, वो आके कहने लगा कि तुम बेवकूफ़ हो, डायरेक्शन छोड़ ही दो, अब तू तो हिट हो गया। धनाधन फिल्में साइन करने को लोग आने लगे और मैं डर गया। मैंने कहा ये तो नई चीज़ होगी भाई। तो उस वक्त अभी नाम फिट हो गया था मेरा, अजय साहनी। मैं बड़ा नाखुश था। क्या है कि वो जो फिल्में मिली, मैं दिल मेरा फिल्म एक्टिंग में था नहीं, और डायरेक्शन में था। और दूसरा, मैं जिस कॉलेज और जिस संस्था से और जिस रिवायत से मैं सीख के आया था डायरेक्शन, वो कुछ मुख्तलिफ थी। हाँ, माहौल अलग था। फिल्में उस ज़माने में, माफ़ कीजिएगा, कई बड़ी घटिया फिल्में भी बन रही थी अनायास। और बहुत ही दुख की बात है कि उसी वक्त पिताजी का देहांत हो गया और मैं बिल्कुल अकेला रह गया। न भाई न बहन भी 1 साल 2 साल पहले चल बसी थी। माताजी तो बचपन में ही चली गई मेरी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। वापस सोचा लौट जाऊं रूस, यहाँ पे क्या करूं मैं।
यूरोप चला जाऊं। तो घर भी चलाना था क्योंकि शादी हो चुकी थी, बच्ची एक हमारी पैदा हो चुकी थी। कई लोगों ने कहा, शशि कपूर साहब, उन्होंने कहा यार बेवकूफ़ हो, देखो मैं सब फिल्में लेता हूँ यार, तो पहले 2-4 पैसे कमा ले, तो जो फिल्में आती हैं हाँ कर दे। तो मैं वो करता गया फिल्में, और बड़ा दुखी हो गया मैं, क्योंकि मेरी फितरत नहीं थी इस तरह के रोल करने की। मुझे संजीदा, अच्छे, गहराई के रोल अच्छे लगते हैं, और वो गाने और फिर लिपस्टिक और वो रूज लगा के पेड़ों के इर्द गिर्द घूमना और कहना तेरी जुल्फों में मर गया, तेरी आंखें मुझे बर्बाद कर गई, वो मेरे ज़मीर के खिलाफ है। इट्स नॉट माई नेचर, तो यकीनन कुदरतन जब इंसान अपने काम में खुश नहीं होता तो वो काम अच्छा होता नहीं। जिस काम से प्यार होता है उसी के करो, और जो काम करते हो उससे प्यार होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है, नियम है ज़िंदगी का। तो पिक्चरें एक के बाद एक फ्लॉप हो गई, और एक मेरा एक्सीडेंट भी हो गया बहुत बुरा, एक ऐसा एक्सीडेंट के 3-4 साल काम ही नहीं कर सका मैं। वो हम फिल्म कर रहे थे एक शिवाजी वहाँ जयपुर में, और घोड़े से ऐसा गिरा मैं कि 5-6 आदमी मर गए बेचारे, 12-15 घोड़े मर गए, मैं ऐसा, मेरी हड्डियाँ टूट गई, पीठ टूट गई, 3-4 महीने अस्पताल में। सारी पिक्चरें जो थी वो हाथ से निकल गई, कौन लेगा। और फिर बात फैल गई कि वो लंगड़ा हो गया, क्योंकि मेरी टांग भी टूट गई थी 4-5 जगह पे। तो उसके बाद फिर मैं इनकी बड़ी दाद देता हूँ, ये राजश्री वालों की। तकरीबन 3-4 साल घर बैठने के बाद हालत बड़ी खस्ता हो गई मेरी, तो उन्होंने मुझे बुलाया एक रोल के लिए जिसका नाम था तपस्या। पहले तो उन्होंने, सेठ जी ने कहा चल के दिखा यार, तू चल सकता है कि नहीं, मेरे लंगड़ा नहीं चाहिए हमको इसमें हीरो, अगर लंगड़ा हो तो तेरे को ले ले, मगर नॉर्मल चाहिए। तो मुतमईन हो गए कि चल तो ठीक सकता है ये। तो वो फिल्म जब मिली तो फिर मुझे याद आया कि पिताजी कहा करते थे कि यार तेरा नाम बड़े प्यार से टैगोर साहब ने रखा था और तूने चेंज कर दिया, तो उनको ये बुरा लगता था। तो जब उन्होंने पूछा कि क्या नाम लिखें, तो मैंने कहा यार अभी ये भी पिक्चर, क्योंकि राखी थी उस फिल्म में और वो रोया करती थी कि ये पिक्चर नहीं चलेगी, इसमें कुछ है ही नहीं, न गाने हैं, न कुछ है, न फाइट है, न सीक्वेंस है, न तुझे भी बूढ़ा बना दिया, मुझे भी बुढ़िया बना दिया, इसमें ये पिक्चर चलने नहीं वाली। तो मैंने कहा भाई ये भी नहीं चलेगी, तो नाम लिख दीजिए जो भी लिखना है आपने। तो कहते आपका नाम लिख दे। मैंने कहा लिख दो यार। तो वहाँ परीक्षित नाम लिख दिया उन्होंने। अब देखिए हमेशा ऐसे ही होता है मेरे साथ। वो जब मैं कुछ डायरेक्शन के लिए तैयारी कर रहा था, लोगों से बातचीत कर ली थी, स्क्रिप्ट मेरा ओके हो गया था, फिर वो पिक्चर सुपरहिट हो गई। तो ऐसी सुपरहिट हुई कि वो अनोखी रात से भी ज़्यादा सुपरहिट हो गई। तो फिर वही दौर शुरू हो गया। अब वो लोगों ने कहा परीक्षित को बुलाओ, तो ये एक सवाल रह गया उनके दिमाग में कि ये कौन है, परीक्षित कौन है और अजय कौन है। तो मैंने एक ऐसे कहानी प्रचलित कर दी कि भाई परीक्षित मैं छोटा भाई हूँ, अजय मेरा बड़ा भाई है। और ये बड़ी अच्छी बात है, ये मेरे लिए बड़ा एक बहाना साबित हुआ है। किसी जगह पे मैं अपना अजय कह देता हूँ, जहाँ पे लोग मेरे साथ नाराज़ हो तो मैं कहता हूँ मैं वो नहीं हूँ, मैं तो परीक्षित हूँ। जहाँ परीक्षित से नाराज़ होते मैं कहता हूँ यार वो तो मेरा छोटा भाई, बड़ा भाई है, मैं तो छोटा भाई है, मैं तो अजय हूँ। तो अब कभी मैं पिक्चर में एक नाम दे देता हूँ, कभी दूसरा। इट्स वेरी कम्फर्टेबल, बड़ा अच्छा है। बट ये कहानी ये है। अच्छा, तो चलिए इस बात पे गाना कौन सा सुनवाएं? इस बात पे देखिए, कई फिल्में दिल में एक छाप छोड़ जाती हैं, उनमें काम करके बहुत लुत्फ़ आता है, वो हमारे वजूद का एक हिस्सा बन जाती हैं। और कई फिल्मों में काम करके बहुत तकलीफ़ होती है। अब तपस्या एक ऐसी फिल्म थी जिसमें बहुत सुकून हासिल हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसमें एक गाना था दो पंछी, हाँ वो सुना दीजिए। बहुत अच्छा गाना, और अपने समय में वो गाना बहुत बहुत मशहूर हुआ, और उस गाने के साथ साथ आपको भी बहुत याद करते हैं लोग। दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ, दो पंछी दो तिनके कहू लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ, दो पंछी दो तिनके कहो लेके चले हैं कहाँ। ये बनाएंगे एक आशियाँ, ये बनाएंगे एक आशियाँ। मस्ती को और बढ़ा
आशियां, ये बनाएंगे एक आशियां। सपना तेरा मेरा, सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। ओ ये सपना सच होगा कह रही धड़कनों की जुबान। हम बनाएंगे एक आशियां, हम बनाएंगे एक आशियां। इस कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं अभिनेता परीक्षित साहनी से निमि मिश्रा की बातचीत का पहला भाग। अब हम बात करते हैं परीक्षित जी उस फिल्म की जिसकी स्क्रिप्ट आपने रूस में ही लिखनी शुरू कर दी थी, पवित्र पापी। जी देखिए, ये कुछ हमारे परिवार में, हमारे खानदान में एक अजीब सी प्रथा है। ज्यादातर लोग अदीब हैं, लेखक हैं, और उनको अदब और साहित्य से बहुत प्रेम है। जैसे कि हमारे ये सामने तस्वीर है भीषम साहनी साहब, इनको मैं गुरु मानता हूँ, पिताजी के छोटे भाई साहब, चाचा जी आपके। फैंटास्टिक राइटर, क्या बढ़िया किताबें लिखी उन्होंने। मैं अभी तीसरी बार पढ़ रहा हूँ उनकी किताबें और हर बार अचंभा होता है। मुझे पूरा यकीन है कि ये एक हिंदुस्तान के सबसे बढ़िया लेखक माने जाएंगे आने वाले दिनों में। इनका दर्जा प्रेमचंद वगैरह के जितना ही होगा, मंटो वगैरह साथ होगा। वैसे ही पिताजी को लिखना बहुत पसंद था, वो अपने आप को लेखक समझते थे और अपना टाइपराइटर साथ ले जाते थे जब शूटिंग को जाते थे। शूटिंग के दौरान बैठकर जब उनको वक्त मिलता था तो वो बैठकर बाकायदा मुसलसल हर रोज लिखते थे। तो उनके दोस्त यार भी ज्यादातर लेखक थे और उनमें से एक थे नानक साहब, नानक सिंह जनाब, जो कि बड़े अजीम तरीन लेखक थे पंजाब के। और पिताजी का भी एक धारणा थी कि आपने इंसान, ये टैगोर साहब ने उनसे कहा था कि अपनी ज़बान में लिखो, अपनी ज़बान। वो कहते थे मुझे कि अगर एक्टर बनना है तो अपनी ज़बान को अपनी माँ से ज़्यादा जानो, उससे ज़्यादा वाकिफ होना चाहिए इंसान को। उनको ज़बानों से प्यार था। मराठी बोलते थे, बंगाली बोलते थे, अंग्रेज़ी बोलते थे, पंजाबी बोलते थे और जहाँ जाते थे वहाँ की ज़बान सीखते थे। तो उनको ये किताब बड़ी अच्छी लगी नानक सिंह साहब की, पवित्र पापी। मैं रूस में पढ़ रहा था, आए मेरे पास, कहने लगे यार मेरी बड़ी इच्छा है, ख्वाहिश है कि तुम ये इसकी फ़िल्म बननी चाहिए, तुम इसका स्क्रिप्ट लिखो और बनाओ। तो मैं लग गया, जुट गया। मैं अपने प्रोफेसर को कहा, बैठ गया, 2 साल लगा दिए मैंने वहाँ उसको लिखते हुए। वापस लौटा, मुझे याद है शत्रुघ्न सिन्हा साहब बड़े मेरे अजीज़ दोस्त हैं, बड़ी इज्जत करता हूँ मैं उनकी। इज़ अ ग्रेट एक्टर एंड अ ग्रेट स्पीकर। मुझे याद है वो भी स्ट्रगल कर रहे थे, नए नए आए थे फिल्म इंस्टीट्यूट से। मैं अपने पूरा ऊपर के कमरा था, एक एटिक था, बहुत गर्मी थी वहाँ पे, पुराना मकान था हमारा, वहाँ बैठ के दिन रात लिखा करता था। स्क्रिप्ट तैयार हुआ और वो फिल्म हिट हो गई। जैसे मैंने आपको बताया, अनोखी रात, लोगों ने कहा तुम इसमें काम करो, तो बड़ा रो के काम किया मैंने। क्योंकि उसमें हमने सुनील दत्त साहब को हीरो लिया था, उनको कहानी सुनाई थी, उन्हें बहुत अच्छी लगी थी, उन्होंने सजेशन दिए थे और बड़े बड़े चाव के साथ वो इस पर काम करना चाहते थे। मैंने डायरेक्ट करना था, मगर अब देखिए, ये भी मैं नहीं कह सकता सौभाग्यवश या दुर्भाग्यवश, वो फिल्म मुझे इन्होंने कहा तुम काम करो। काम करना आसान था क्योंकि मैंने डायलॉग भी खुद ही लिखे थे और स्क्रिप्ट भी मैंने खुद ही लिखा था। पिक्चर लोगों को बेइंतहा पसंद आई, बहुत अच्छी फिल्म। और उसमें माफ़ कीजिए, आज मैं कह रहा हूँ, आज तक मैंने किसी को ये बताया नहीं। आज बता दीजिए। आज मैं अपने श्रोताओं को बता ही दूं, मुझे उस ज़माने में गाने से बहुत तकलीफ़ होती थी, क्योंकि मैं पढ़ा था यूरोप में, वहाँ पे कोई गाना गाता नहीं फिल्मों में, अनलेस कोई डांस गाने की फिल्म हो। तो जब उन्होंने मुझे कहा कि ये पहले रिकॉर्डिंग करने में बड़ा मज़ा आया, किशोर कुमार साहब के साथ ये खुद रिकॉर्ड किया ये गाना। अच्छा। हाँ, जब मैं डायरेक्ट करने वाला था, और वो कमाल के आदमी थे यार, आई लव्ड हिम वेरी मच। और जब मुझे गाने का वक्त आया, मुझे जींद में शूटिंग कर रहे थे, पंजाब में बड़ी खूबसूरत जगह थी, और मुझे कहा कि अब तुमने ये गाना गाना है, तो मुझे याद है कि मैं रो पड़ा। मैंने कहा सर ये गाना बैकग्राउंड में रखो, मैं जा रहा हूँ और पीछे गाना बज रहा है। उन्होंने कहा नहीं यार, लिप सिंक गाना चाहिए। तो ये गाना, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं गुनहगार हूँ, गलती मेरी थी। हम लोग
अपने अपने जो हमारी इब्तिदा होती है करियर की, उसमें बड़ी गलतियां करते हैं। उसका एहसास हो जाए तो अच्छा होता है, ना एहसास हो तो गलतियां फिर दोहराते रहते हैं हम। मुझे इस बात का एहसास है कि मैंने गलती की, लेकिन ये बड़ा गाना मैंने रो रो कर गाया। और मुझे कहा डायरेक्टर ने, क्या तू रो के क्यों गा रहा है? तो मैंने कहा सर मेरे कुछ ऐसा भावनाएं और मेरे जज्बात ही कुछ ऐसे हैं कि मुझे दुख हो रहा है। अब इत्तेफाकन वो जो दुख था मेरा, वो गाने में फिट आ गया, बिल्कुल फिट आ गया, वो ऐसा ही गाना। लोगों को महसूस हुआ कि यार ये तो दिल से दुखी है क्योंकि अपनी माशूका को छोड़ के जा रहा है। तो गाना बड़ा हिट हो गया मैम। और अजीब व गरीब बात है कि आजकल जहीं भी जाता हूँ तो पहले लोग वो गाना गा के मेरा इस्तेकबाल करते हैं। तो ये सुनिए आप गाना, बड़ा इंटरेस्टिंग गाना है। बिल्कुल ये गाना सुनते हैं। तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। इस कदर दूर के फिर लौट के भी आ न सकूं, ऐसी मंजिल के जहां खुद को भी मैं पा न सकूं। और मजबूरी है क्या, और मजबूरी है क्या, इतना भी बतला न सकूं तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। आँख भर आई अगर अश्कों को मैं पी लूँगा, आह निकली जो कभी होठों को मैं सी लूँगा। तुझसे वादा है किया, तुझसे वादा है किया, इसलिए मैं जी तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। खुश रहे तू है जहां, ले जा दुआएं मेरी, तेरी राहों से जुदा हो गई राहें मेरी। कुछ नहीं साथ मेरे, कुछ
नहीं साथ मेरे, बस है खताएं मेरी, तेरी दुनिया से होके मजबूर चला मैं, बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर चला तेरी दुनिया से। जैसा कि परीक्षित जी आप कह रहे थे कि आपका इरादा था कि पवित्र पापी आप यहाँ आके रूस से फिल्म बनाएं और डायरेक्शन करें, और आपको अनोखी रात मिल गई और आपको बहुत सफलता मिली। तो ऐसे ही हम पहले पवित्र पापी का गाना सुना गए। अनोखी रात के गाने बहुत अच्छे, उसकी कोई बात आप बताएं फिल्म की। वैसे हमने बात तो की है, पर खास बात गानों की, तो उसका एक गाना श्रोताओं को सुनवाएं तो बहुत अच्छा लगेगा। और उसमें किस तरह से हरी भाई के साथ आपको काम करते हुए कैसे अनुभव हुए जो आपकी अगली फिल्मों में बहुत बहुत काम आए? देखिए क्या है, एक ज़माने में ओशो हुआ करते थे, हमारे कई दोस्त उनके चेले बन गए थे और वहाँ जाया करते थे पूना में उनकी भाषण वगैरह सुनने। तो मुझे भी एक दिन साथ ले गए। पिताजी की तरह बड़ा सेक्युलर किस्म का आदमी हूँ, नास्तिक तो नहीं हूँ, मगर उनके भाषण से बड़ा मुतासिर और प्रभावित हुआ मैं। उन्होंने एक ऐसा जुमला कहा, महत्वपूर्ण जुमला है, और मैं वो सबके सामने दोहराना चाहता हूँ, और वो ये है, हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। क्या बात? हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाए। हरी से लगे रहना बहुत ज़रूरी है। तो अभी संजीव कुमार मेरा यार था और उसका नाम भी हरी था, तो मैंने आके उसे कहा, मैंने कहा भाई मैंने सुना है हरी से लगे रहो रे भाई, बनत बनत बन जाई। तो हरी भाई ऐसी दोस्ती हुई कि यकीन मानिए वो मेरा कोई भाई नहीं है, ये बड़ा मुझे एक खलिश है दिल में, उसको मैंने बड़ा भाई मान लिया। और ऐसा शख्स फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कम हुआ है। उसने ऐसा मुझे अपनाया एज ए यंगर ब्रदर के हर मोड़ पे जब मुझे कोई तकलीफ होती थी तो उसने मेरी मदद की। इस फिल्म जिसका नाम है अनोखी रात, मैं बिल्कुल मतलब नया था, मुझे हिंदी नहीं आती थी, मैं रशियन बोलता था, बीच बीच में रूसी अभी भी शुरू कर देता हूँ बोलने में, क्योंकि वहाँ पे बहुत साल रहा हूँ, रूसी बहुत बोलता हूँ मैं। तो वो प्रोड्यूसर साहब अपने बाल खींचते थे और उन्होंने डायरेक्टर असीत सेन को कहा, यार इसको निकालो, इस पॉजेस वगैरह बिल्कुल गलत है, क्या कह रहा है समझ नहीं आ रही यार। तो इसको मुझे निकालने पे तुले थे वो। कई बार उन्होंने मुझे हिंट भी दी थी कि अभी आप ऐसा कीजिए सर, अभी कल से मत आइए, मगर देखिए हरी से लगे रहो रे भाई। और हरी भाई मेरे हमेशा मेरे उसने तरफदारी की, और हमेशा प्रोड्यूसर को कहता था, सर ये जो पॉजेस ले रहा है ना, ये जहाँ पे गलत पॉजेस ले रहा है, वो पॉजेस ही इसके लोगों को पसंद आएंगे, तो अभी रुक जाइए, इसको मैं ठीक कर दूंगा। तो उसके साथ बड़ी मश्क किया करता था मैं, तो उसने बड़ी मदद की मेरी। उसी ने, मैंने आपको बताया, नाम भी मुझे दिया, और बहुत ही सेंसिटिव, बड़ा ही संजीदा किस्म का इंसान था वो। दुनिया में आप समझिए कि जितना दुख मुझे अपने वालिद साहब के जाने पर हुआ, समझिए उतना ही दुख मुझे उसके भी जाने पर हुआ। बहुत जवान था वो, आई डोंट नो, बहुत जल्दी चला गया दुनिया से। मगर वो क्या था, मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं आ रही थी फिल्म इंडस्ट्री में। अब आजकल माहौल कुछ मुख्तलिफ है, मगर उस वक्त ज़रा माहौल कुछ और था, और मैं कभी कभी बहुत बिगड़ जाता था लोगों से, और गुस्से में आके कुछ उल्टी सीधी बातें कर देता था। तो ये हरी भाई ने मुझे सिखाया कि देख दोस्त, तुम्हें सबसे पहली चीज़ सीखनी है, वो ये है कि सबके साथ प्यार मोहब्बत, सबके साथ, किसी के साथ नफ़रत से नफ़रत थी उस शख्स को। तो वो गाना जो मैंने गाया है वो इसी बात का प्रतीक है, और वो गाना समझ लीजिए मेरा सबसे पसंदीदा, मेरा पहला गाना है फिल्म लाइन में। बड़ी मुश्किल से गाया, मगर बड़ा हिट हुआ वो। बहुत बहुत मिले ना फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, क्योंकि कांटे भी फूल का हिस्सा है। बिल्कुल। तो हमें सबसे दोस्ती कर, ये बहुत बड़ा सबक है। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली, इसी तरह से बसर, इसी तरह से बसर हमने जिंदगी कर ली, मिले न फूल। अब आगे जो भी हो अंजाम,
देखा जाएगा, अब आगे जो भी हो अंजाम देखा जाएगा। खुदा तराश लिया, खुदा तराश लिया और बंदगी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। नजर मिली भी न थी और उनको देख लिया। जुबान खुली भी न थी, जुबान खुली भी न थी और बात भी कर ली। मिले न फूल। वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वो जिनको प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, वही कहेंगे कभी, वही कहेंगे कभी, हमने खुदकुशी कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। अच्छा परीक्षित जी, पहले मुझे आपकी एक फिल्म याद आ रही है, काला पत्थर। उसकी बात करें उससे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा पता चला कि जब आप रूस में थे और वर्षों तक वहाँ रहे तो आपने बीच में कुछ ऐसा इरादा बनाया था कि वापस इंडिया ना आए। किस बात से होकर यहाँ वापस आने की और अपने देश से प्यार की खातिर आप यहाँ आए? कोई घटना है उसके पीछे? ये बहुत मेरी ज़िंदगी की, मैं कहूँगा, सबसे बड़ी घटना है। इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना मेरे साथ कभी घटी ही नहीं। वो क्या था कि मेरी जितना भी काम है, जितना भी कार्य है, जो भी मैं आजकल करता हूँ, वो इसी घटना को मद्देनज़र रख के करता हूँ मैं, क्योंकि मेरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया था इस घटना ने। अब क्या हुआ कि मैं जो रूस में जब पढ़ रहा था तो वहाँ नेहरू साहब आए। मेरे ख्याल में 61 में था, पता नहीं, मैं साल भूल रहा हूँ। और मैं उनको पहले तो पहुँच गया एयरपोर्ट, बड़ा उनका फ़ैन था मैं। वहाँ पहुँचा, बड़ी मुश्किल से लोगों को धक्की मार के मैं आगे बढ़ा। वहाँ पे डिप्लोमेट्स खड़े थे, उनको भी धक्के मारे, पुलिस भी पीछे पड़ गई, मगर मैं आगे निकल के मैंने किसी तरह से उनके साथ शेक हैंड कर लिया। इसका बड़ा गर्व था मुझे। उसके बाद पुलिस ने पकड़ा और पीटा भी मुझे कि ये इंडियन है तू। मैं ठीक है, मगर आप ऐसे कैसे घुस गए? वो तो डिप्लोमेट्स खड़े थे लाइन में, बूढ़ों को तूने साइड में। मैं जब उस समय मेरी क्या उम्र थी, 19-20। मैंने कहा यार मेरा प्राइम मिनिस्टर है, हाथ मिलाना है। उसने कहा हाथ मिलाना तेरे को अंदर कर देंगे। तो मैं बड़ी मुश्किल से माफ़ी मांग के चला गया वापस, मगर मैंने कहा ठीक है, बड़ा खुश हूँ मैंने हाथ मिला लिया यार। अब दूसरे दिन मुझे खबर मिली, हमारे टीएन कॉल साहब थे वहाँ पे एम्बेसडर दूतावास में, तो उन्होंने खबर भेजी और वो पिताजी से वाकिफ़ थे, वो जानते थे सानी साहब को। उन्होंने कहा कि यार नेहरू साहब हिंदुस्तान से आए जितने भी छात्र हैं उनसे बात कुछ करना चाहते हैं, उनसे मुखातिब होना चाहते हैं। मैं उसी दिन फ़ौरन वहाँ पहुँच गया। 4-5 बजे मीटिंग थी, तो मैं वहाँ समझे 3 बजे पहुँच के, मगर इतना शोर शराबा था, इतने लोग थे कि मैं उनके करीब नहीं पहुँच सका। मैं खिड़की थी, उसकी खिड़की की लेज पे खड़े होकर मैंने उनकी स्पीच सुनी और बहुत ही बढ़िया बोले वो, बड़े चुटकुले सुनाए उन्होंने और बड़ा खुश हुआ मैं। तो जब ये ख़त्म हुआ सिलसिला तो मैं जाने वाला था, तो कॉल साहब ने मुझे आके कहा कि यार नेहरू साहब से मिलना चाहते हो? अरे मैंने कहा क्या बात करी सर, मैं उनके करीब ज़रा एक देख लूँ उनको नज़दीक से। उन्होंने कहा चल यार तू, मैंने उनको बताया कि तू सानी साहब का बेटा है, फर्स्ट फ्लोर पे मैंने टेबल लगाया, वहाँ पे चाय पीते हैं नेहरू साहब से। अरे साहब, मैंने कहा क्या है बात, और क्या चाहिए यार, मांगी मुराद। अरे बाई गॉड, मैं पहुँच गया फर्स्ट फ्लोर पे। मुझे याद है वहाँ पे टेबल लगी हुई थी, बहुत अच्छी केन की चेयर्स थी, चाय लगी हुई थी। कॉल साहब आके बैठ गए। He was a great man, I loved कॉल साहब।
ही वाज अ वेरी हैंडसम मैन, हालांकि ज़्यादा कद नहीं था उनका, कद से छोटे थे, बट ही वाज अ हैंडसम मैन। आके बैठ गए और पहला सवाल कि हाँ भाई साहनी साहब के बेटे हो, क्या अभी इरादा क्या है? देखिए मैं रूस में पढ़ रहा था, अब मुझे हिंदुस्तान से कोई उस वक्त काफ़ी दूर था मैं, तो मैंने ये मुनासिब नहीं समझा कि मैं उनसे झूठ बोलूं। मैंने कहा सर बात दरअसल ये है कि मुझे यहाँ अच्छा लगता है और काम भी है मेरा बहुत अच्छा, रेडियो में काम कर रहा हूँ, फिल्मों में भी काम कर रहा हूँ, तो मैं यहीं रहूँगा, अभी हिंदुस्तान में क्या रखा है। अरे भाई मैं तो तौबा, ऐसा उनको गुस्सा पारा चढ़ा उनका कि मैंने सोचा अभी मेरे को थप्पड़ मारेंगे वो। ऊंची आवाज़ में वो कौल साहब से पूछने लगे हम क्यों आए थे वापस हिंदुस्तान, हम क्यों नहीं रह गए वहाँ इंग्लिस्तान, मैंने वहाँ पे वकालत क्यों नहीं की, क्यों हम गए हिंदुस्तान, क्यों जेल में हमने फाका कशी की, हमारी पीठ पे लाठियाँ चली, हम क्यों पहुँचे, हम भी वहाँ रह जाते कौल साहब। अब उनकी एक खासियत थी कि नेहरू साहब जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी जल्दी उनका पारा नीचे भी आता था। फिर मेरी तरफ देख के पूछते अरे भी आपके पिताजी भी तो बलराज साहनी साहब लंदन में थे, 5 साल उन्होंने भी वहाँ बीबीसी में काम किया, तो वो क्यों वापस लौटे? फिर वो ठंडे हो गए और उन्होंने ऐसी बात कही जिसने हिला दिया मुझे, और वो मेरी ज़िंदगी का एक मकसद बन गया। उन्होंने कहा देख बेटा क्या है, माँ कैसी भी हो, माँ बूढ़ी हो, माँ बदसूरत हो, माँ बीमार हो, गरीब हो, माँ को अगर कोढ़ भी हो, माँ माँ होती है। अब तू यहाँ रहेगा तेरी माँ बड़ी खूबसूरत होगी, तू स्वीडन जाएगा तो और भी खूबसूरत होगी, भूरे बाल होंगे, नीली आंखें होंगी, लेकिन होगी वो तेरी सौतेली माँ। और माँ को बेटे की ज़रूरत तभी होती है जब वो तकलीफ़ में हो, और तेरे को मुबारक हो, बड़ी खुशी हुई तुझसे मिलके। और कह के वो ऐसे चले गए। कौल साहब भी खफा थे मुझसे, मुझे जाने से पहले कहा यार तूने क्या किया यार, तू सब उल्टी सीधी बात कर गया, वो भी चले गए। अब मैं उसके बाद तकरीबन ऐसी दिल में लगी मेरी बात के मेरे आंसू आ गए, अपना वजूद भूल गया था मैं, अपनी ज़मीन की मिट्टी, अपने माँ बाप को भूल गया था यार। तो मैं उस दिन याद है मुझे सारी रात, ये कोई 7 बजे से ले के सुबह 7 बजे तक, मेरा कॉलेज इतना ही दूर था इस जगह से, दूतावास से समझिए कोई 30-40 मील दूर था यार, बहुत दूर था। मैं सारी रात घूमता रहा सड़कों पर, पुलिस भी आके रोकती रही मुझे, कौन है क्या है, गाड़ी थी उस ज़माने में मेरी, तुमको छोड़ देते हैं, क्या है कौन है क्या। उन्होंने सोचा कोई चोर उचक्का क्या रात के 2 बजे 3 बजे सड़कों पे चल रहा है। मगर उस दिन मैंने ठान लिया कि कुछ भी हो जाए, जो नेहरू साहब ने कहा है सही कहा है। मैंने टिकट कटवाया, सीधा वापस आया, और मुझे अब लगता है कि मैं बच गया, क्योंकि कई मेरे यार दोस्त जो हैं वो वहीं रह गए, और उनको देख के मुझे अब दुख होता है, क्योंकि वो न वहाँ के न यहाँ के, क्योंकि वहाँ पे आप रूसी कभी नहीं बन सकते, आप फ्रांसीसी कभी नहीं बन सकते, आप अंग्रेज़ कभी नहीं बन सकते। आपका जो देश है वो आपका देश है, आपकी रूह है वो यहीं पे है। मुझे बड़ा प्रेरित हुआ, और आज भी मैं समझता हूँ कि टू अ मैन हिज नेटिव लैंड इज एज अनटू द ट्री द रूट। एक इंसान के लिए उसका जो उसकी सरजमीन है वो एक पेड़ के लिए जो जड़ होती है वो है। इफ देयर हिज लेबर फिल्स नो वांट, अगर वहाँ पे उसका जो काम है, जो कार्य है, उससे लोगों को कुछ हासिल नहीं होता, हिज डीड्स आर डूम्ड, हिज म्यूजिक म्यूज, उसका जो भी करेगा वो नाकाम होगा, बेकार होगा। तो ये मैंने अभी भी मैं सोचता हूँ कि यहाँ पे मैं आया हूँ तो जहाँ तक हो सके मुझे खिदमत करनी है, लोगों की खिदमत करनी है, अपनी फिल्म इंडस्ट्री की करनी है, हिंदुस्तान की करनी है। अगर वो जज्बा लोगों में नहीं है आजकल, दुर्भाग्यवश आज आप लोग यही समझ रहे हैं कि पैसे फटाफट बनाओ, नई गाड़ी फटाफट लो। अभी बहुत सारे लोग जो रेडियो के करीब होंगे, हमारी इस बातचीत को सुन रहे होंगे, उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी, और जिस तरह से आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल गई, रुख मोड़ गया। क्या है कि हमारे देश में और दूसरे कई देशों में यही फ़र्क है, अपने देश में गर्व होना अपने आप में गर्व होने के बराबर है। और एक मुझे पिताजी की फिल्म याद आ रही है, उसमें ये विचार व्यक्त किए उन्होंने बड़े खूबसूरती से, जिन जज्बात के मैं आपसे जिक्र कर रहा हूँ। ये एक फिल्म थी हकीकत, ये उस फिल्म का गाना है जो मैं कह रहा हूँ, उसमें ये भावना व्यक्त होगी आपको। और मुझे याद है कि उस फिल्म के अंत में पिता सलामी दी थी, वो आखिरी शॉट था फिल्म का, और ये गाना आया था, और मैं समझता हूँ कि ये सुनकर सबको प्रेरणा मिलेगी। सुनते हैं ये गाना। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जान देने की रुत रोज आती नहीं, हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वो जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम। इस कार्यक्रम में अभिनेता परीक्षित साहनी से निम्मी मिश्रा की बातों का ये सिलसिला खत्म होने को आया, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त ज्यादा बचा नहीं है, लेकिन ये बातें जारी रहेंगी। इस बातचीत का दूसरा और आखिरी भाग आप सुनेंगे। चलने से पहले आपको बता दें, रिकॉर्डिंग इंजीनियर सुनील भुजबल और गणेश शिंदे, संपादक PK नायर और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया मनीषा जैन ने। उजाले उनकी यादों के।